एक क्वेश्चन नोट करिएगा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है H2SO4। क्या हुआ? H2SO4। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में ही दे रखा है, गिवन atomic masses तो अलग अलग सबके एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दे रखा है 1U दे रखा है क्वेश्चन में। वैसे हमको जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके हमने एटॉमिक मास की एक टेबल बनाई थी, ठीक है, तो वो आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, वो अलग बात है। तो S इज इक्वल टू 32U। U का मतलब आप जानते हैं, U होता है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। O इज इक्वल टू 16U। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास बताना है H2SO4 का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का 1 है और कितने एटम है उसके 2, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 है तो 32। ऑक्सीजन का 16 है और उसके 4 एटम है तो 16 × 4, तो 1 × 2 इज 2, 2 + 32 + 64, तो 2 + 32 इज 34 + 64, तो 4 + 4 इज 8, 3 + 6 इज 9, 98U, ठीक है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 98U। हेडिंग डालिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। Significance of the formula of the substance। सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, तो जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला है उसकी सिग्निफिकेंस, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका क्या फ़ायदा होता है हमको, वो देखिएगा। तो पहला लिखेंगे, फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस। Formula represents the name of the substance। second note करें, formula represents one molecule of the substance।
represents one molecule of the substance one molecule of the substance formula represents one molecule of the substance or formula gives the names of all the elements formula gives the name of all the elements present in the molecule तो फॉर्मूला गिव्स द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. ठीक. फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, जो पूरा सब्सटेंस है उसका नाम पता चल जाता है उससे. ठीक है. फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. तो अगर H2SO4 सिंपली लिखा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि H2SO4 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है. ठीक है. अगर H2SO4 के आगे मैं 2 लिख देता हूँ तो मैं कहूँगा उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं. उसके आगे अगर मैं 15 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि उसके 15 मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. तो ये सिग्निफिकेंस है. कई बार पूछ लिया जाता है केमिकल फार्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, वो आप बताइए. इसके बाद ये बताइएगा कि आपके यहाँ स्कूल में मोल कॉन्सेप्ट करवाया गया? मोल कॉन्सेप्ट सिलेबस में है नहीं. हाँ, स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी. लिखिएगा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर में आप लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है. आप लिखेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in an element is called its atomic number. The number of protons present in an element is called its atomic number. Generally, in an element, number of protons
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही इक्वल होते हैं, जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे समझाऊंगा कि हमेशा नहीं होता ऐसा। ये एटॉमिक नंबर हो गया। उसके बाद it is denoted by small z, sorry capital Z, it is denoted by capital Z। तो कैपिटल Z से इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक मास, the total number of protons and neutrons in an atom is equal to atomic mass, that is atomic mass is equal to number of protons plus number of neutrons, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना है तो वो इस तरह से होता है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि यहां लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द वे इन विच electrons are arranged in an atom, electrons are arranged in an atom is called electronic configuration। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है कि देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जनरली प्रोटॉन्स के ही इक्वल होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उसका एक तरीका होता है। अच्छा, और जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट क्यों नहीं होता? प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट इस वजह से नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही बंधे हुए रहते हैं, उसके अंदर फिक्स्ड रहते हैं प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स ना तो बाहर निकलते, ना बाहर से कहीं से अंदर आते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के अंदर बंद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स revolve in circular electrons revolve in circular fixed orbits around the nucleus of an atom. Electrons revolve in circular fixed orbits around the nucleus of an atom. These circular orbits are called shells or energy levels. We name the shells as K, L, M, N ... पहली शेल को K बोलते हैं, दूसरी शेल को L बोलते हैं, तीसरी को M बोलते हैं, फिर उसके बाद वाली को N बोलते हैं, और उसके आगे वाली शेल तक मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which each shell, the maximum number of electrons which each shell can hold is given by the formula is given by the formula 2n square, where n is, where small n is the number of energy level. अभी नोट करते जाओ, बस अभी नोट करते जाओ, अभी बताया कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा। उसके बाद लिखिएगा सो फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल n is equal to 1, तो the maximum number of electrons in it will be 2 into 1 का स्क्वायर मतलब 2, for second energy level n is equal to 2, तो इसमें लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in it will be 2 into 2 का स्क्वायर is equal to 8.
for third energy level n is equal to 3, the maximum number of electrons in it will be 2 into 3 का स्क्वायर 18। और इसी तरह से आप लिखेंगे फॉर फोर्थ एनर्जी लेवल n is equal to 4, the maximum number of electrons in it will be 2 into 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है जी, इतना आपने नोट कर लिया हो तो बताइए। हो गया? अश्विन कर लिया नोट? ऑनलाइन बताइए। अभिराज, रुद्रांश नोट कर लिया? ठीक है। अब देखिएगा, ऐसा होता है, द वे इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी एटम हमने लिया, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, ना वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना वो नेगेटिव, वो न्यूट्रल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ना गोल गोल चक्कर काट रहे होते हैं। अच्छा, तो हमने ये कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस ये बीच में है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो गोल गोल चक्कर काट रहे होते हैं। अब ऐसा है कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है ना,
दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी बोल सकते हैं और एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। वी नेम द शेल्स एज KLMN। तो ये जो शेल्स हैं इनको हम KLMN ये नाम हम इनको देते हैं, ठीक है। आगे आप कहेंगे KLMNO, आगे O भी आएगा तो O की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। वैसे सही बताऊं तो हमको M तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा काम KLM तक ही चल जाता है, ठीक है। एक दो एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें N शेल तक जाना पड़ता है। अच्छा, फिर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच शेल कैन होल्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। तो किसी भी एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितना वो शेल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके स्टोर करके रख सकता है, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। तो 2n² इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ n का मतलब क्या होता है कि कौन सी शेल है, कौन सा एनर्जी लेवल है। अगर एनर्जी लेवल पहला है, जैसे ये पहला शेल है, पहला एनर्जी लेवल, पहला सर्कुलर ऑर्बिट, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 × 2 इज 2। जो दूसरा एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, n इज इक्वल टू 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 × 2 = 8। ऐसे ही थर्ड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 × 2 = 18। और ऐसे ही फोर्थ एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बट इसके बाद लिखे हैं, ये डायग्राम भी आपने बना लिया होगा, बट for achieving stability almost every element has a maximum of 8 electrons only in their outermost shells, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल। तो यानी कि जैसे पहला शेल है, पहले शेल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट, ज़्यादातर सभी एलिमेंट। तो अगर हम ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम जैसे 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो 9th स्टैंडर्ड में जितने भी एलिमेंट्स आप करेंगे ना, वो कॉमन यूज़ वाले एलिमेंट्स ही करेंगे। कोई बहुत हाई फाई एलिमेंट के प्लैटिनम का रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, यूरेनियम, बेरियम, यहाँ तक नहीं पहुँचा जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्स ही होंगे, कोई 20 एलिमेंट्स होंगे और उसके अलावा कोई 6 या 7 में आपको आयंस लर्न करवाऊंगा, ठीक है। उनसे ही हमारा काम चल जाएगा, 9th में भी, इनफैक्ट 10th में भी उनसे ही काम चल जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि उसमें ये होता है कि अगर पहला शेल है, हर एक एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है, हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल मतलब वो शांत रहना चाहता है, वो चाहता है कि वो रिएक्ट ना करे, वो किसी से रिएक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल आपका मन करता है कि आप अपने गले में एक चेन बांध कर घूमें, ठीक है। तो चेन पहन कर घूमें, एक्चुअली बांधना तो गलत शब्द है, चेन पहन कर घूमें, ठीक है। तो चेन पहनना मतलब क्या हो गया, आप या तो सोने की चेन पहनेंगे या चांदी की चेन पहनेंगे, ठीक है। कोई लोहे की चेन पहनता है क्या गले में, लोहे की चेन बना दो, कोई लोहे की चेन पहनेंगे। लोहे की चेन क्यों नहीं पहनोगे, क्योंकि लोहे की चेन से आप खुद परेशान हो जाओगे। रीज़न ये है कि जो आयरन होता है ना, आयरन बहुत रिएक्टिव होता है। ऐसे ही आप कॉपर की चेन भी नहीं पहनोगे, कॉपर भी बहुत रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव का मतलब क्या है कि अगर इनको ना, जैसे लोहा आयरन इंडस्ट्री से बनकर बाहर निकला, ठीक है, तो लोहा तो इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनता है, ठीक है। सोना थोड़ी बनेगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में। तो हम ये कहेंगे सोने का तो प्योरीफिकेशन प्रोसेस होता है, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में नहीं बनता, वो छोटे छोटे जो लैब्स हैं उनमें उसकी प्योरीफिकेशन होता है। लिमिटेड लोग होते हैं, 1 या 2, ठीक है। उसमें बहुत मास वर्कर्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि मास वर्कर्स तो फिर सोना ही लेकर इधर उधर निकल लेंगे, ठीक है, कॉस्टली है।
तो जब हम बात करेंगे आयरन की, तो आयरन जब इंडस्ट्री में से बिल्कुल फ्रेशली कट पीस निकल कर आएगा, तो वो क्या होता है, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में ओपन। तो जब एटमॉस्फेयर में उसको ओपन छोड़ दिया, तो वो एयर के साथ ही रिएक्ट करने लगता है। आयरन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो एयर के साथ ही रिएक्ट करने लगता है। तो आयरन जो है जब इंडस्ट्री से निकल कर आया तो चमचमाता हुआ था, है ना, एकदम लाइट ग्रे कलर का चमचमाता हुआ था। लेकिन सुबह आप लेकर आए और आपने शाम तक उसको देखा, तो आप देखोगे यार ये तो डार्क सा होता जा रहा है। आप और एक दिन बाद देखोगे, आप कहोगे तो और डार्क हो गया, और एक दिन बाद देखोगे आप कहोगे तो काला हो गया, ये कैसा लोहा है भाई। फिर आपको कुछ दिन बाद और आपको दिखाई देगा कि उसके ऊपर तो एक पाउडर्ड फॉर्म का रेडिश ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया। हम उसी को कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गया, लोहे पर जंग लग गया, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि जो लोहा है, यानी कि जो आयरन है, आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसको खुले में छोड़ दो तो वो रिएक्ट कर जाएगा, एयर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। सिमिलरली कॉपर, तो कॉपर जो है, अब आप ये देख रहे हैं, ये सामने मटकी रखी हुई है, वो उधर देखो कॉर्नर में मटकी रखी हुई है, बड़ी सी मटकी रखी हुई है ना, ठीक है, वो मिट्टी की नहीं है, कॉपर की है वो, ठीक। तो वो सजाने के लिए यहाँ पर रख रखी है। अब अगर इसको कभी किसी दिन, जब कभी किसी दिन मूड ख़राब होता है ना कि भाई आज मूड ख़राब है, आज सफाई करनी है, ठीक है, बहुत गंदा हो रहा है, अगर आज घर को साफ़ करना है, तो एक एक चीज़ उठाई जाती है, इसको भी साफ़ करेंगे, इसको भी साफ़ करेंगे, तो फिर इसका भी नंबर लगेगा। तो जब इसका नंबर लगेगा, फिर इसको नींबू वींबू से रगड़ रगड़ कर साफ़ करा जाएगा, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, तो एसिड से जो भी निशान वगैरह हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो जब ये साफ़ हो जाएगा, तब ये ऐसा चमकेगा जैसे सोने की तरह चमकेगा, इतना ज़्यादा चमकदार लगता है, और धीरे धीरे करके डार्क हो गया, ठीक है। जिस दिन चमकेगा उस दिन भी आपको दिखा दूंगा, दिखाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद कहोगे अरे भाई वाह आज तो चमक रहा है, ठीक है। तो है क्या, ये कॉपर का बना हुआ है। तो मेरी मम्मी की शादी में आया था ये, मम्मी शादी में लेकर आई थी। पहले क्या होता था ना कि पहले ये टैप वाटर, आर ओ ये सिस्टम तो था नहीं, ठीक है। हालांकि जब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी तब भी ऐसा ही था कि भाई हैंडपम्प जो है, हैंडपम्प चला करते थे तब। तो तब ये होता था कि किचन में वो भी नहीं होता था कि वाटर कूलर भी रखा हुआ है, वो भी नहीं थे तब। फ्रिज किसी किसी घर में हुआ करते थे। तो तब ये कॉपर के बर्तन के अंदर लोग, कॉपर की मटकी के अंदर लोग पानी रखा करते थे। तो कहते हैं ना कॉपर में रखा हुआ पानी बड़ा फ़ायदेमंद होता है, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो जो भी लड़की अपने घर जाती थी शादी होकर, तो वो कॉपर का एक मटका जरूर होता था उसके पास में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किचन का सामान जरूर लेकर जाते हैं। कहते हैं कि भाई वो अपने साथ अपनी किचन भी लेकर जा रही है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब उसको थोड़ा और फैंसी हो गया है, मतलब बड़े बड़े फ्रिज और न जाने क्या क्या चीज़ें, माइक्रोवेव ओवन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो जो हैं, जिसको लोगों ने दहेज और डाउरी का नाम दे दिया। तो पहले क्या होता था, एक रस्म थी, उसमें यह था कि भाई किचन वो लेकर जा रही है, तो उसी में ये लेकर आई थी मम्मी, तो इसलिए वो इसको संभाल कर रखती हैं। तो तब से हमें पता है कि हाँ भाई कॉपर का है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कॉपर जो है, कॉपर के साथ भी यही ड्रामा है। तो कॉपर की भी आप चेन नहीं पहनेंगे, क्यों? कॉपर की चेन बनवाई, अरे वाह क्या बात है, चमक रही है, मुझे क्या ज़रूरत है सोने की, है ना, कॉपर की चेन पहनकर घूमूंगा। वो हफ्ते 10 दिन के बाद में वो डार्क हो जाएगी, फिर आप कहोगे मज़ा नहीं आ रहा, तो चमक ही नहीं रही, ठीक है। सेम लोहे के साथ में, लोहे पे तो जंग लग जाएगा, वो तो आपको चुभने लगेगा, ठीक है। उसका जंग छूट छूट कर आपके गले में पसीना वसीना आएगा, उसमें लगेगा। कभी सोने में देख, क्या वही तो, कभी सोने में देखा है क्या ऐसा? सोने में, गोल्ड में कभी कुछ ऐसा हुआ हो? गोल्ड की चेन आप पहन लो, आपके बच्चे पहन ले, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो गोल्ड जो है वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा गोल्ड पर। कभी आपको ऐसा भी नहीं है कि भाई आज मैं, मम्मी बैठी हुई है घर में खाली, की नहीं, आज ना मैं खाली बैठी हुई हूँ, आज ना मैं बैठकर अपने गोल्ड के सारे जो जितने भी मेरी ज्वेलरी है उसको सबको चमकाऊंगी, लेकर ब्रश और मैं रिन लेकर और उसको रगड़ रगड़ कर साफ करूंगी। तो ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ। सिमिलरली प्लैटिनम और महंगा होता है, प्लैटिनम भी रिएक्ट नहीं करता, वो गोल्ड से भी ज़्यादा सुपीरियर है कि वो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। तो हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, फिलहाल 113 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे वो बनना चाहते हैं गोल्ड जैसा, प्लैटिनम जैसा बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? उनका ये रहता है कि भाई हम भी स्टेबल होना चाहेंगे, गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता यार, हम ही बेवकूफ़ हैं, है ना, हमें रिएक्शन ही करना है, कभी पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कभी एयर के साथ रिएक्ट कर, भाई हम भी शांति से रहना चाहते हैं, वो भी शांति से रहना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर सारी कहानी का निचोड़ ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल रहना चाहते हैं, ठीक।
और स्टेबल रहने के लिए पहले शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करेंगे। ये काम कुदरती होता है, नेचुरली होता है हर एलिमेंट के अंदर। ये नेचुरली होता है कि पहला जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिट बैठेंगे, उसके ज़्यादा की उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। बाकी के इलेक्ट्रॉन को वो धक्का दे देगा, चल भाई चल तू अगले शेल में जा, ठीक है, तो अगले शेल में चले जाएंगे बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो 8 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे शेल में जाएंगे वो, तो वो तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 जाने चाहिए ना, 18 की ज़रूरत पड़ती नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही वो कहने लगता है कि हाँ भाई मैं स्टेबल हो गई हूँ, वो जो एनर्जी लेवल है, जो वो शेल है, वो कहने लगता है कि मैं स्टेबल हो गया हूँ, ठीक है, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को तुम मेरे पास मत भेजो, अगले शेल में भेज सकते हो, तो वो स्टेबल हो जाता है। तो हर एक एनर्जी लेवल स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है, हर एक एनर्जी लेवल। तो हर एक एनर्जी लेवल ऐसा हो गया जैसे घर का हर एक मेंबर, घर में शांति तभी होगी जब घर का हर मेंबर शांत होगा, कोई एक भी चिल्ला रहा होगा तो घर में शोर होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि हर एक जो एनर्जी लेवल है उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेबल कैसे होगा कि पहले शेल में 2 और अगले शेल में 8 8 8 8 8 ही 8 आते चले जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे फिर ये 18 और 32 इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी भाई ग्रेजुएशन में जाकर करोगे, आपको 12th क्लास तक भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि 2 8 के बाद आप 18 इलेक्ट्रॉन्स कहीं फिट बिठा दें किसी एनर्जी लेवल में, तो जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो छोटी क्लासेस में यहीं तक होता है, लेकिन कायदे से 18 भी आता है और 32 भी आता है। ये इसलिए बताया जाता है कि बड़ी क्लास में पहुंचने के बाद कहीं बच्चे को ये ना लगे यार हमको तो ये चीज़ बताई ही नहीं गई थी या हमें तो गलत बता दिया गया था। तो जो आप जो एलिमेंट्स करेंगे ना, इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड तक भी उन एलिमेंट्स में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते कि आप उनको 2 8 और 18 तक पहुंचाएं, ठीक है ना। तो 18 तक भी नहीं पहुंचते, 32 तो बहुत दूर की बात है। तो अब आप ये देखिएगा कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं गोल्ड जैसा बन जाऊं, मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो आपको करने हैं, वो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो देखिएगा। ये मिटा दूं, सारा नोट कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द वे इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, हेडिंग डालिएगा सम कॉमन एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर भी नोट कर लिया ना सभी ने? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं करवा रहा हूँ ना, इसको ढंग से नोट भी कर लेना और ढंग से समझ भी लेना, क्योंकि क्लास में ना आपको एक टेबल दे दी जाएगी और आपसे कह दिया जाएगा इसको रट लो, ठीक है। तो मैं रटवाने का हिसाब नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि आपको आगे जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आधी से ज़्यादा ये चीज़ें जो कवर हो रही हैं। और यहाँ पर जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे किसी भी एलिमेंट का, या कोई भी 2 एलिमेंट्स जुड़ते किस तरीके से हैं, जब आप वो देखोगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिना इसके काम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो रट कर आप काम चला लो तो बात अलग है। एटॉमिक नंबर के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे
एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सिंबल्स, अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स, H, He, Li, Be, Bc, NO, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, Ar, K और Ca। सिंबल्स के बाद नोट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज द वे इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। अब देखिएगा, आपको ना ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इतना वो रट्टा मारो, वो नहीं करना आपको। ये गिनती तो सबको आती है ना, 1 से लेकर 20 तक, ये तो सबको आती है। इसी सीक्वेंस में इन एलिमेंट्स को याद कर लो, ठीक है। अब एलिमेंट्स के सिंबल जो हैं वो ऐसे कर लीजिए आप याद, हा ही लिबेब कनॉफ नी, ना मगाल सिप सकल और का। बस ये आपको याद करना है। हा ही लिबेब कनॉफ नी, ली बे ब कनॉफ नी, ना मगाल सिप सकल और का। ठीक है, बस ये याद करना है। 1 बार 2 बार 3 बार घर में याद कर लोगे, वो गाने ही याद रह जाते हैं, फिर बाकी कुछ याद नहीं रहता।
अरे वो छोड़ो, वो रिएक्टिविटी का भी है, वो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी या केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, वही याद रह जाता है, बाकी चीज़ें याद ही नहीं रहती। आप सीधा इसको याद रखिए, हा ही लिबेब कनॉफनी। अब हा ही है तो हा फॉर हाइड्रोजन है, ही फॉर हीलियम है, ली फॉर लिथियम है, बे फॉर ली बे फॉर बेरिलियम, ब फॉर बोरोन, गुड इवनिंग, क फॉर कार्बन, न फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, एफ फॉर फ्लोरीन, नी फॉर नियॉन। ठीक है, Na तो ना ये एक्चुअली क्या है ना कि ये इनका ग्रीक अल्फ़ाबेट है। सोडियम के लिए एस बचा नहीं था, उसको सल्फर पहले ही अपने नाम करवा चुका था, सल्फर ने एस करवा लिया था। ठीक है, तो सोडियम जो है, सोडियम के लिए वो बचा नहीं था, तो इसलिए वो एसओ जो है वो दूसरा एक एलिमेंट है, उसकी पता नहीं 94 या 95 उसका एटॉमिक नंबर है, वहाँ तक हमें जाना नहीं है। तो इस वजह से, और ये पता हुआ किस तरीके से, ये ऐसे हुआ, ये इस ऑर्डर में देते गए, नाम देते गए कि जो पहले डिस्कवरी हुई, ये बनाए नहीं जाते एलिमेंट्स, गुड इवनिंग, एलिमेंट्स बनाए नहीं जाते, एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर करे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे याद करें, ह ही लिबेब कनॉफनी, ना मगाल सिप सकल और का, ऐसे याद कर लीजिए, और इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, गुड इवनिंग, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई दिक्कत नहीं आनी। अब आप ये देखिए, मैंने आपको लिखवाया था जनरली, और मैंने बोला था जनरली लिखवा रहा हूँ मैं आपको, क्यों लिखवा रहा हूँ, जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, शुरुआत जो होती है ना भरने की, वो इनर मोस्ट शेल से होती है, तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला शेल भरेगा। तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ आ गया। हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बस 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहली शेल में आ गए। लिथियम में कितने, 3, तो 3 का मतलब पहली शेल में तो आएंगे 2, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, टोटल तो 3 थे भाई, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अभी एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा दूसरी शेल में, तो इसको लिख देंगे 2,1, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया। इसी तरह से बेरिलियम की बात करेंगे, तो बेरिलियम में कितने होंगे, 4 है ना, तो 2,2। ऐसे ही बोरोन में 5 है, तो पहली शेल में 2, दूसरी में 3। ये कहानी कब तक चलेगी, जब तक अगले शेल में 8 ना हो जाए। ठीक है, तो 5 है तो 2,3, यानी कि 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 7, गुड इवनिंग, 2 और 6 8, 2 और 7 9, और 2 और 8 10। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सोडियम पर। सोडियम का क्या, 11, पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में 8 आएंगे, तो 2 और 8 तो 10 हुए, अभी एक और बचा, तो वो एक कहाँ जाएगा, तीसरे शेल में जंप करेगा, तो 281। ऐसे ही अगले में 282, 283, 284, 285, 286, 287 और 288। समझ गए, आर्गन तक आकर देख लीजिए ना, 18 है तो 2, फिर अगले में 8, 2 + 8 10, 10 + 8 18, हो गया ना पूरा 18। फिर अगला है 19, तो अगला जो है, अगले में क्या होगा, 2881। ये मत कहना कि नहीं 289 होगा, क्योंकि तीसरे शेल में तो मैक्सिमम 18 आते हैं ना। तीसरे शेल में भी हम ये कहेंगे कि वो 8 इलेक्ट्रॉन होते ही वो स्टेबल हो जाएगा, तो 8 के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वो अपने पास होल्ड नहीं करेगा, वो अगले शेल में भेज देगा कि भाई मैं स्टेबल हो गया, मुझे नहीं रखना है ना, अगले शेल में जाओ। बस एक शेल में 8 ही होंगे, बस पहले शेल में 2 होंगे, पहले को छोड़कर, मैंने लिखा है ना यहाँ पर एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, पहले शेल को छोड़कर बाकी सब में 8 ही लेने हैं आपको। तो ऐसे ही कैल्शियम में हो गया 2882। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद वैलेंसी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में से हम वैलेंसी निकालना बता देंगे कि कैसे निकाली जाती है, और वैलेंसी आ गई तो फिर आपको कंपाउंड बनाना आ जाएगा, उसके नेमिंग में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।